चलिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आवाज़ बहुत आ रही थी बाहर से बर्तन की और इनकी जो है। मैं गेट बंद करने गया और जैसे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे उसमें माइक लगा हुआ है, तो मैं गेट दूरी मेरी माइक से जो लीड है इससे दूरी ज़्यादा है, और जब मैं गेट बंद करने गया तो ये लीड खिंच गई और ये गिर गया, मोबाइल भी गिर गया और जो है ये मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। ठीक है, और वो मुझे शोर का लगा। अब इसमें जुगाड़ करा है, कुछ जुगाड़ करके तब बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। व्यवधान के लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। कह रहा है यहाँ पर देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, नियंत्रक कंपनी, है ना। तो इसको सूत्रधारी कंपनी क्यों कहा जाता है, होल्डिंग कंपनी क्यों कहा जाता है? कि यह कंपनी होल्ड कर लेती है, किसी कंपनी पर क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है। और जो होल्ड करती है स्टूडेंट्स, वो शेयर के थ्रू होल्ड करती है। किसके थ्रू होल्ड करती है? शेयर के थ्रू होल्ड कर लेती है। यानी इसको कुछ और करना नहीं पड़ता कि एसेट्स खरीदनी है या कुछ और ख़रीदना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता उसको। तो सिर्फ क्या काम करना होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयरों के थ्रू ये किसी कंपनी पर आधिपत्य जमा लेते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो किसी दूसरी कंपनी के शेयरों के आधार पर किसी दूसरी कंपनी पर अधिकार जमा लेती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। हिंदी में सूत्रधारी कंपनी बोलते हैं, नियंत्रक कंपनी बोलते हैं, कंट्रोलर कंपनी। क्या बोलते हैं नियंत्रक को? कंट्रोलर कंपनी। कंट्रोलर का मतलब हो गया कि जो कंट्रोल कर ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोलर कंपनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंट्रोलर कंपनी। कौन से सेक्शन में बताई थी हमने आप लोगों को इसको? 245 में। किसने बताई थी हमने आपको? 245 आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 245 में सूत्रधारी कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अच्छा, अब सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कैसे हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कोई भी होल्डिंग कंपनी वह होल्डिंग कंपनी कहलाती है कि जो किसी दूसरी कंपनी के टोटल पेड अप शेयर का 51% या इससे ज़्यादा शेयर खरीद लेती है। कितना? कम से कम 51%, यानी 51% या उससे ज़्यादा शेयर अगर खरीद लेती है तो वह कंपनी कैसी कंपनी कहलाती है? वह कंपनी कहलाती है आपकी होल्डिंग कंपनी। कितने परसेंट ध्यान रखना है आपको? 51% एंड मोर। 51% और उससे ज़्यादा अगर शेयर खरीद लेती है दूसरी कंपनी के, तो वह कंपनी क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। लिख लीजिएगा इस बात को। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को? यहाँ पर देखिएगा कि होल्डिंग कंपनी कैसी कंपनी कहलाती है आप लोगों की? कि वह कंपनी कहलाती है जिसका टोटल शेयर कैपिटल में, ठीक है, टोटल शेयर जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसकी कुल अंश पूंजी में 50% या उससे अधिक, ठीक है, 50% या मोर शेयर खरीद लिए जाते हैं, तो ऐसी कंपनी जो कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी कहलाती है। फिर दोबारा समझ लो, कुल अंश पूंजी, जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उस कुल अंश पूंजी का 50% या उससे ज़्यादा शेयर इस कंपनी के पास जब आ जाता है, जिस कंपनी के पास आ जाता है, वह कंपनी जो कहलाती है वह कैसी कंपनी कहलाती है? होल्डिंग कंपनी कहलाती है। कैसी कंपनी कहलाती है? वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ध्यान रहेगी आप लोगों को। टोटल शेयर कैपिटल का कितने परसेंट कह रहा है यहाँ पर? टोटल शेयर कैपिटल कह रहा है 50% से अधिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इस कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं या जो कंट्रोलर है वो दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट पर अपना आधिपत्य जमा लें। यानी एक तरीके से क्या है कि दूसरी वाली कंपनी के डायरेक्टर दूसरी वाली कंपनी में डायरेक्टर हो और दूसरी वाली कंपनी में जो है वो जो कंट्रोलर है वो हमारी कंपनी के अगर पहुंच जाए, तो इस तरीके से भी वह कंपनी हमारी क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है, सूत्रधारी कंपनी बन जाती है। अच्छा, जिसको हमने खरीदा है, हाथ क्या समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसको हमने खरीदा है यानी जिस कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं वो कंपनी क्या कहलाती है? वो कंपनी सब्सिडीज कंपनी कहलाती है। कैसी कंपनी कहलाती है? सब्सिडीज कंपनी कहलाती है, यानी सहायक कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? सहायक कंपनी। अगर याद हो तो सहायक कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया था? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 287 धारा 2
धारा 287 में इसको डिफाइन किया गया है। सहायक कंपनी की अगर बात करें तो उल्टा हो जाएगा, बस इतना कि वह कंपनी जिसको किसी ने खरीद लिया है, कैसे खरीद लिया है कि उसके 50% या ज़्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास होते हैं, तो वह कंपनी क्या कंपनी कहलाती है? सहायक कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक कंपनी कहलाती है। देखो, इसको अगर आपको समझना है तो इसको समझने के लिए आप लोग देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सब्सिडीज कंपनी धारा 287, सहायक कंपनी 287 कैसे समझ में आएगा आप लोगों को देखना है कि जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, और एक कंपनी है हमारे पास इसको, ठीक है, इंडिया आयरन स्टील एंड कंपनी। ये दो कंपनियां हैं, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि टिस्को कंपनी इसको कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं, टिस्को इसको को ख़रीदना चाहते हैं, तो या तो ये तरीका है कि ये सारे इसके जो है एसेट्स खरीदें, सारी लायबिलिटीज़ खरीदें, जड़ समेत खरीदें। ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको का जो बिजनेस है वो कई देशों में चल रहा है, इसको का जो बिजनेस है उसकी एसेट्स पता नहीं कहाँ कहाँ होंगी, कैसे वैल्यूशन करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके प्लांट को देखना, उसके प्लांट को एनालिसिस करना, उसकी एसेट्स को देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टिस्को क्या काम करेंगे कि इस कंपनी के शेयरों को देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इस कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल जो है, टोटल शेयर कैपिटल कुल अंश पूंजी जो है वो 1 करोड़ की है। कितने की है? 1 करोड़ की है। तो टिस्को कंपनी को अगर इसको ख़रीदना है तो वो इसके 50% या इससे ज़्यादा शेयर खरीद ले तो वह कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। यानी टिस्को ने क्या काम करा कि इस कंपनी के 1 करोड़ का 50% से ज़्यादा कर लीजिएगा, 52 कर लेते हैं, चलिए 52% यानी 52 लाख रुपए के शेयर, 52% शेयर, 52% शेयर इन्होंने इसके परचेज़ कर लिए। क्या कर लिए? परचेज़ कर लिए। और इन्होंने क्या काम करा है? सेल करा है। क्या करा है इन्होंने? सेल करा है। अब शेयरों के थ्रू इन लोगों ने इसके शेयर खरीद लिए 50% से कुल अंश पूंजी का। टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ थी इसकी, और इसके कितने शेयर खरीद लिए? 52%। तो ऐसा करने से ये जो कंपनी बनेगी, अब ये इनके अधिकार में आ जाएगी। यह जो कंपनी बनेगी ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इसको हम लोग सूत्रधारी कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सूत्रधारी कंपनी बोलेंगे। और जो इसको कंपनी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सिडीज कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सब्सिडीज कंपनी बोलेंगे, सहायक कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहायक कंपनी। यह अब इनके अधिकार में रहेगी, इनके अधिकार के क्षेत्र में काम करेगी, तो इसलिए यह कंपनी कैसी होगी? सहायक कंपनी। और ये इन पर आधिपत्य जमा चुके हैं, तो ये कंपनी होल्ड कर चुके हैं, इसलिए क्या नाम है इनका? होल्डिंग कंपनी। ये कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? 245 में डिफाइन की गई है, और ये जो डिफाइन की गई है 287 में डिफाइन की गई है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अच्छा, ये ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, या दूसरा एक तरीका और है कि ये इन पे ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इनके मैनेजमेंट में चले गए। ये डायरेक्टर हैं इनके यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये डायरेक्टर जो है इनके यहाँ, जैसे मान ली सपोज करो 17 डायरेक्टर हैं इनके पास, या 15 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, सॉरी। मिनिमम पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं वो 15 डायरेक्टर होते हैं। तो सपोज़ करो कि 15 डायरेक्टर में से 11 डायरेक्टर जो है इस कंपनी के हैं, ठीक है, तो तब भी यह कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इनका नियंत्रण ही ज़्यादा रहेगा। तो मैंने बताया ना, या तो मैनेजमेंट या डायरेक्टर के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस कंपनी को, या शेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडीज कंपनी क्या होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी को एनालिसिस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। हम बात करें आप लोगों से कि अब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, सरकारी कंपनियां कैसी कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा आप लोगों से करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की बात करें हम लोग तो क्या हो गया, गलत बताया क्या हमने? होल्डिंग कंपनी 246 के अंदर है क्या? हो रही, सॉरी गलती हो गया हमसे, पीछे रिवाइज़ कर लेना कि जो ये होल्डिंग कंपनियां हैं 246 के अंतर्गत है, गवर्नमेंट कंपनी 245 के अंतर्गत है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी
इसको हम लोग एनालिसिस करें तो सरकारी कंपनी इसको हम लोग बोलते हैं, और सरकारी कंपनी को एनालिसिस 245 में किया गया। सॉरी आप लोगों से कि ये 245 में है और वो जो है वो 246 में है, ठीक है ना। सूत्रधारी कंपनी 246 में डिफाइन की गई। गवर्नमेंट कंपनी 245 के अंतर्गत है। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अब ज़रा समझ लीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो आपके पास 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक तो होती है आपके पास केंद्र सरकार, एक होती है आपके पास राज्य सरकार, और एक होती है आपके पास निचली सरकारें जिसे आप म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बोलते हैं। 3 तरह की सरकारें आपके पास होती हैं। ये 3 तरह की सरकारें जो आपके पास हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है कि यह जो सरकार है, इस सरकार में आपको कैसे जो है एनालिसिस करना है, कि कैसे जो है, जब सरकार 3 तरह की हो गई तो इसका एनालिसिस भी हम लोग 3 आधार पर ही करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी 245 के अंदर डिफाइन की गई है और सूत्रधारी कंपनी 246 के अंदर। मुझसे मिस्टेक हो गया था, आप लोग उसको ठीक कर लेना प्लीज़। तो 245 के अंतर्गत क्या कहा गया इन्होंने कि टोटल पेडअप कैपिटल का 51% अगर सरकार के पास आ जाएगा, कितना कह रहा है, टोटल पेडअप का 51% अगर सरकार के पास आ जाएगा तो वह कंपनी सरकारी कंपनी बन जाती है। फिर दोबारा समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुल, देखिए जो लॉ में लिखा हुआ वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ था सूत्रधारी कंपनी में कुल अंश पूंजी का, टोटल शेयर कैपिटल का 50% या उससे ज़्यादा, और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पेडअप कैपिटल का, किसका लिखा हुआ है कि 51% और मोर, ठीक है, 51% या उससे अधिक, ठीक है, किसका ऑफ द टोटल पेडअप कैपिटल, किसका लिखा है, ऑफ द टोटल पेडअप कैपिटल, ऑफ द टोटल पेडअप कैपिटल। टोटल पेडअप कैपिटल का मतलब होता है कि प्रदत्त पूंजी का, किसका, ऑफ प्रदत्त पूंजी का, प्रदत्त या दत्त पूंजी का, ठीक है, पेडअप कैपिटल। तो जिस कंपनी के पास, यानी सरकार के पास अगर उस कंपनी का 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा अगर अपने पास आ जाता है, किसका, प्रदत्त पूंजी का, शेयर कैपिटल का, पेडअप शेयर कैपिटल का 51% या उससे ज़्यादा आ जाता है, तो वह कंपनी कैसी कंपनी बन जाती है, आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। कैसी कंपनी बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। अब गवर्नमेंट में आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो होती है वो 3 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 तरीके से ही इसको बांट लिया कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, कई बार क्वेश्चन में कुछ और दे देता है। तो गवर्नमेंट का मतलब आप लोग समझ के चलना कि केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, या अन्य हो सकती है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है स्टूडेंट्स, या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और तीसरा होता है हमारे पास कि सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों जोड़ के भी ले सकते हैं, यानी खाली केंद्र सरकार के पास 51% या ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, या खाली राज्य सरकार ने अगर 51% से ज़्यादा शेयर ले रखे तो वह भी गवर्नमेंट कंपनी है। राज्य का मतलब कर्नाटक सरकार ले ले, उत्तर प्रदेश सरकार ले ले, या दिल्ली सरकार ले ले, या कोई भी ले ले, ठीक है। केंद्र सरकार का मतलब हो गया जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो वह ले ले या ये ले ले, या दोनों मिला के 51% ले लें। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, इन दोनों के मिला के भी 51% से ज़्यादा अगर शेयर होते हैं
कुल प्रदत्त पूंजी का, तो वह कंपनी भी सरकारी कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना। तो सरकार का मतलब खाली केंद्र सरकार नहीं है, खाली राज्य सरकार नहीं, दोनों का मिक्स भी हो सकता है। ठीक है। तो यह कंपनी क्या कहलाती है? आपकी सरकारी कंपनी कहलाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि सरकारी कंपनी के अंडर में जो सब्सिडीज कंपनी होगी वह कंपनी भी सरकारी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप। जैसे होल्डिंग कंपनी है, जैसे ये सरकारी कंपनी है, इन्होंने किसी कंपनी पर होल्ड कर लिया। ठीक है, किसी कंपनी पर क्या कर लिया? होल्ड कर लिया किसी कंपनी पर। जैसे सपोज करो कि ये है, मान लीजिए भेल। ठीक है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, भेल कंपनी भारत की है। भेल ने क्या काम करा कि जो है सेल को खरीद लिए, सेल के 51% शेयर खरीद लिए। ये जो थी, मान लीजिए सपोज करो कि धीरू भाई अंबानी की थी, तो प्राइवेट कंपनी हो गई। ये धीरू भाई अंबानी की थी, ओके, तो ये प्राइवेट कंपनी है। और भेल कैसे? सरकारी या सरकार। तो इन्होंने क्या काम करा कि इसको 51% शेयर इसके खरीद लिए, 51% या इससे ज़्यादा। तो यह कंपनी अब कैसी कंपनी बन गई? यह कंपनी सरकारी कंपनी बन गई। ठीक है। अब इसके अंडर में कोई सब्सिडीज़ कंपनी थी पहले से, शेल के अंडर में कोई सब्सिडीज़ कंपनी थी। ठीक है, सहायक कंपनी थी। यह सहायक कंपनी का नाम सपोज करो कि जियो था। ठीक है, तो अब यह कंपनी भी ऑटोमेटिक सरकारी कंपनी बन जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि यह सरकारी हो गई, तो इसके अंडर में जो भी सब्सिडीज़ कंपनी होगी वह भी कैसी बन जाएगी? सरकारी। यानी सरकार के अधीन में जो होल्डिंग कंपनी होती है, उस होल्डिंग के अंदर जो सब्सिडीज़ कंपनी होती है वह भी क्या बन जाती है? सरकारी कंपनी बन जाती है। अगर इसके अंडर में भी कोई कंपनी है तो वह भी सरकारी कंपनी, यानी इसके आपने शेयर खरीदे तो इसके अंडर में ये आती है, इसके अंडर में और आती हैं, तो ऊपर से जब सेल चलेगा तो सीधी सी बात है यह सरकारी, तो फिर नीचे भी सारी सरकारी हो जाएगी। ये टर्निंग पॉइंट है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। अब हमारे पास कंपनी हो गया, सरकारी कंपनी पढ़ लिया, सूत्रधारी कंपनी पढ़ लिया, सहायक कंपनी पढ़ लिया, विदेशी कंपनी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो आपके सामने पेश करेंगे वो करेंगे सहचरी कंपनी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सहचरी कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सहचरी कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सहचरी कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सहचारी कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, सहचारी कंपनी को जो डिफ़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स, वो अभी हम लोगों ने समझा कि सेक्शन 2(6) के अंतर्गत हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, सहचरी कंपनियाँ, ओके, सहचरी कंपनियाँ, सहचरी कंपनियों को हम लोग हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, अनुचरी कंपनियां। ठीक है, अनुचरी कंपनियां कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है? धारा 2(6) में इसको डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन कौन से में डिफ़ाइन किया गया है? धारा 2(6). ठीक है, अब ये क्या कहता है धारा 2(6) हमारे पास कि इसके अंदर एक शब्द आता है महत्वपूर्ण प्रभाव। एक शब्द क्या आता है? महत्वपूर्ण प्रभाव, इन्फ्लुएंस इफेक्ट, इन्फ्लुएंस इफेक्ट, महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक है, अभी ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जिस कंपनी का दूसरी कंपनी पर इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, वह कंपनी अनुचरी कंपनी बन जाती है। फिर दोबारा समझ लो कि जिस कंपनी पे महत्वपूर्ण प्रभाव, इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता है, वह कंपनी कैसी कंपनी बन जाती है? आपकी अनुचरी कंपनी बन जाती है। कैसी कंपनी बन जाती है? अनुचरी कंपनी बन जाती है। कैसी कंपनी बन जाती है? अनुचरी कंपनी। ठीक है, इन्फ्लुएंस इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? अब ये समझना हमको पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रभाव का मतलब है कि जिसको तुमने खरीदा है उसकी कुल अंश पूंजी में 20% शेयर अगर आपके पास हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी में आपका महत्वपूर्ण प्रभाव है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रभाव का मतलब क्या है कि आप कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, स्पेशल प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर आपका किसी कंपनी में कुल अंश पूंजी का, टोटल शेयर कैपिटल का
20% या उससे ज़्यादा का शेयर हैं तो आप महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। कैसा प्रभाव रखते हैं? महत्वपूर्ण प्रभाव लिखते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको कि जिस कंपनी को आप लोग खरीद रहे हैं उस कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल का कम से कम कितने परसेंट? 20%, ठीक है ना। टोटल शेयर कैपिटल का कितने परसेंट स्टूडेंट? 20%, कम से कम एटलीस्ट 20% पर आप लोगों ने परचेज़ कर रखे हो। कुल अंश पूंजी में से 20% अगर आप लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, 20 कम से कम 20% या इससे ज़्यादा, तो ऐसी कंपनी, वह कंपनी कैसी कंपनी बन जाती है? अनुचरी सहचरी कंपनी बन जाती है। या आप लोग क्या करते हैं? उसके व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता मतलब कि कैपेसिटी द इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर है। प्रभावित करने की क्षमता अगर आपके पास है तो वह कंपनी कैसी कंपनी बन जाती है? अनुचरी कंपनी बन जाती है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ेक्ट करने की क्षमता का मतलब समझते हैं। इफ़ेक्ट करने की क्षमता का मतलब हो गया कि आप लोग जैसे मान लीजिए परचेज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या काम करा कि आप लोगों ने, आप जो है एक ही तरह का माल बेचने वाले वेंडर्स हैं आप लोग उस जगह, तो उस कंपनी से कह दिया कि हम आपको जो बेचेंगे वो आपको महंगा देंगे, हम 10 रुपये महंगा देंगे। तो अब इसको, क्योंकि आप माल बेचने वाले इकलौते वेंडर्स हैं, तो उसको आपसे लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस पर इफ़ेक्ट डाला या नहीं डाला? बिल्कुल डाल दिया। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी एंड इफेक्ट ऑफ बिजनेस। या मान लीजिए सपोज़ करो कि बैंक में आपकी बहुत अच्छी पहुंच है, बैंक में आप लोग इनको ज़्यादा लोन दिला सकते हो, कम लोन दिला सकते हो, तो लोन, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इकोनॉमिक डिसीजन में आपकी इन्फ्लुएंस हुई नहीं हुई? प्रभाव हुआ आपका? नहीं हुआ। आप इनको लोन ज़्यादा दिला सकते हैं, आप लोन इनको कम दिला सकते हैं, तो ये कहलाता है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेनदारों में, देनदारों में ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो ये इफ़ेक्ट डाल सकते हैं उनके बिजनेस डिसीजन पे, कहाँ से माल लेना है, कहाँ माल बेचना है, ऐसा कुछ करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुचरी कंपनी। तो क्लियर? सहचारी कंपनी 2.6 के अंतर्गत आती है। 2.6 क्या कहती है कि जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव, इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि यह कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर पूंजी में, अंश पूंजी में, टोटल शेयर कैपिटल में 20% या इससे ज़्यादा हिस्सा रख लेती है, तो वह कंपनी अनुचरी कंपनी बन जाती है। और या उसके व्यवसाय निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तो वो जो कंपनी जिसमें इफेक्ट डाला है वो कैसी कंपनी बन जाती है? अनुचरी। सहचरी का मतलब ही समझ लीजिए कि साथ साथ चलने वाली, हमारे डिसीजन में साथ देने वाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहचरी बोलते हैं, अनुचरी बोलते हैं, ठीक है ना। वाइफ को भी आप लोग क्या बोलते हैं? सहचरी, अनुचरी। क्यों बोलते हैं सहचरी, अनुचरी? क्योंकि वो आपके साथ साथ चलने वाली होती है, आपके डिसीजन में आपका साथ देती है। जो आपने सोचा वही सोचना पड़ता है उसको। या हस्बैंड भी हो सकता है अनुचर, मतलब जो एक का डिसीजन का प्रभाव दूसरे पर भी पड़े, उसको हम लोग अनुचर बोल सकते हैं। समझ में आता है, नहीं आता? जैसे ए है और बी है, यहाँ पर दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी। तो क्या हुआ कि बी कंपनी को, ए कंपनी ने बी कंपनी के 20% शेयर जो है परचेज कर रखे हैं। कितने? 20%। तो यहाँ पर जो बी कंपनी है ये अनुचरी कंपनी है। कैसी कंपनी है? अनुचरी या सहचरी कंपनी है। यह कंपनी इनके साथ साथ चलेगी, क्योंकि ये 20% से ज़्यादा शेयर रखते हैं, तो इनका प्रभाव मानना पड़ेगा। समझ में बात आ गई ना? इसी तरीके से या कोई डिसीजन जो है यहाँ पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ए कंपनी का बैंक में बहुत जान पहचान है, इन्होंने इनके लोन को इफ़ेक्ट कर दिया, लोन दे सकते हैं, कम करवा सकते हैं, तो यहाँ पर प्रभाव डाल दिया ना, तो इसलिए ये कंपनी क्या बन जाएगी? अनुचरी कंपनी बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलेगा, ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट तेज़ी से। हम एक पॉइंट और क्लियर करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। क्या रखना है हम लोगों को? वार्षिक साधारण सभा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिएगा, अब देखिएगा वार्षिक साधारण सभा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आप लोगों से। पहली बात तो वार्षिक साधारण सभा को आप लोगों ने खूब कंपनी लॉ में पढ़ा है, और वार्षिक साधारण सभा किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, क्या होती है? कंपलसरी होती है। ये क्या होती है
कि पूरे साल में इन्होंने क्या करा, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, इस सब की शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देनी होती है। एक बैलेंस शीट बनानी होती है, पूरी बैलेंस शीट की रिपोर्ट तैयार करके वो शेयर होल्डर उस दिन आते हैं सारे के सारे, उनके सामने पेश किया जाता है। शेयर होल्डर उस पर अपना फैसला सुनाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तब जाके वो मीटिंग का ऑब्जेक्ट पूरा हो पाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, लिखिएगा एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा समझेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग AGM, AGM इसको हम लोग बोलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब होता है वार्षिक साधारण सभा। क्या होता है, वार्षिक साधारण सभा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि यह जो होती है यह कंपलसरी होती है। ठीक है ना, अगर कोई कंपनी है और तो उस कंपनी को साल में एक बार AGM जरूर बैठानी पड़ेगी, ये मीटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। तो यह अनिवार्य होती है, मैंडेटरी है सभी तरह की कंपनियों के लिए। ठीक है, किसके लिए, सभी तरह की कंपनी के लिए अनिवार्य है। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या लिख दे रहा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, सभी तरह की कंपनी के लिए, सिवाय OPC को छोड़कर, एक्सेप्ट OPC। ठीक है ना, एक्सेप्ट OPC, 1 पर्सन कंपनी है ना, एक व्यक्ति की कंपनी को छोड़कर बाकी सबके लिए AGM का करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपलसरी। अब इसके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस 2 तरीके से हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तो फर्स्ट AGM के लिए है, फर्स्ट AGM के लिए है, यानी प्रथम वार्षिक साधारण सभा के लिए अलग है। ठीक है, और सबिस्क्वेंट यानी अनुगामी, अनुगामी या मतलब आगामी। ठीक है, अनुगामी या आगामी वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा। समझ में आती है बात नहीं, यानी ये पहली की बात कर रहा है, सिर्फ पहली की बात जो होंगी वो सब सबिस्क्वेंट AGM होंगी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं जो भी होगी वो सब सबिस्क्वेंट है ना। तो पहली के बारे में अलग नियम है, दूसरी के बारे में अलग नियम है। ठीक है, तो पहली में क्या कह रहा है ये लोग बच्चों, पहली में कहता है कि पहले साल में जब कंपनी अपना समामेलन कराती है, इनकॉर्पोरेशन कराती है, तो इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर्स को ही हम लोग फर्स्ट AGM बोलते हैं। ठीक है, पहले साल की। तो फर्स्ट ईयर की AGM जो होनी चाहिए वो जहाँ पे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया कि 31 मार्च को जब खाते बंद होते हैं तो ख़त्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर AGM हो जानी चाहिए। कितने महीने में, विद इन 9 मंथ्स। कितने महीने में, विद इन 9 मंथ्स। कितने महीने में स्टूडेंट्स, विद इन 9 मंथ। यानी इसका मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन निकलता है कि जो पहली वार्षिक साधारण सभा है वो फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी एक बात और समझ लीजिएगा कि जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, समामेलित हुई है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है उस ईयर में चाहो तो आपका AGM बुलाना अनिवार्य नहीं है। चाहो तो आप पहली AGM नहीं बुला सकते, यानी इनके लिए समामेलन वाला ईयर पहला ईयर नहीं होगा, फिर जो दूसरा ईयर है वो इनके लिए पहला ईयर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है क्या कहना चाह रहा है। अगर तुमसे पूछे सीधा सीधा क्वेश्चन कि पहली वार्षिक साधारण सभा कितने महीने के अंदर हो जानी चाहिए, तो आप लोग कहेंगे कि फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो वो सकता है कि क्या समामेलन वाले वर्ष के लिए AGM बुलाना अनिवार्य है, तो ये नियम भी लिखा हुआ है कि समामेलन वाले वर्ष में चाहे तो AGM बुला सकते हैं, चाहे तो AGM नहीं बुला सकते हैं। ठीक है,
तो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, पहली वाली मीटिंग के बारे में ये लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? कितने महीने में? 9 महीने के अंदर। और या आप लोग पहले साल में समामेलन वाला इनकॉर्पोरेटेड जो ईयर होता है, समामेलन वाला वर्ष, उसमें चाहे तो एजीएम नहीं बुला सकते हैं। हाँ, अनुगामी जो आपका सब्सिक्वेंट ईयर्स होते हैं, इसके बाद की जो आपकी वार्षिक साधारण सभाएं होंगी, वो जो वार्षिक साधारण सभा आपकी होती हैं, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर बुलानी अनिवार्य होती हैं। क्या कह रहा है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितने महीने में? विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर क्या होती है? कंपलसरी होती है। हाँ, इनको क्या कह रहा है कि कितने महीने में? 6 महीने 6 महीने के लिए कंपलसरी होती है। हाँ, इसको आरओसी चाहे तो 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है। आरओसी का मतलब हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी पंजीकरण करने वाला, वो चाहे तो वो क्या काम कर सकता है? वो इसको बढ़ाकर 3 महीने और कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कितना है? 6 महीने, वो चाहे तो ध्यान रहेगा। पहली वार्षिक साधारण सभा कितने महीने के अंदर हो जानी चाहिए? पहली वार्षिक साधारण सभा फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने पर, यानी 31 मार्च के बाद 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और आगे की जितनी भी वार्षिक साधारण सभाएं हैं, वो कितने महीने में हो जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जब भी फाइनेंशियल ईयर बंद होता है, यानी 31 मार्च के बाद 6 महीने के अंदर अंदर। हाँ, इसको बढ़ा सकती है, आरओसी बढ़ा सकती है। कितने महीने कर सकती है आरओसी बढ़ाकर? इसको 3 मंथ कर सकती है, 3 महीने बढ़ाकर कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बात आती है? 1-2 बात और समझ लीजिएगा इसके अंदर, कि एक एजीएम और दूसरी एजीएम, यानी जो हमारे पास सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, यहाँ पर ये देखिए, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये सब है, इनके बीच में एजीएम का गैप कितना होना चाहिए? जैसे देखिए, दूसरा है, तीसरा है, चौथा ईयर है, पांचवा ईयर है, तो इनके बीच में 1-1 साल का गैप है, ठीक है। तो क्या एजीएम का जो गैप है वो कितना हो सकता है? एजीएम का जो गैप है, एजीएम गैप, ठीक है, बिटवीन ईयर्स, साल में कितना गैप हो सकता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एजीएम की मीटिंग है, वो 2 लगातार एजीएम की अवधि 15 महीने, ठीक है, कितने महीने? 15 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 15 महीने के अंदर अंदर दूसरी एजीएम हो जानी चाहिए। यानी सपोज़ करो कि पहली आपकी अगर जुलाई में हुई है, पहली आपकी जुलाई अगर 2020 में हुई है, तो जुलाई 2020 के बाद आपकी अगली जो हो जानी चाहिए, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 तक हो जानी चाहिए। कितना गैप है? 15 महीने का, ठीक है। तो पूछ सकता है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है, या अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो आप लोग बताओगे 15 महीने। हाँ, इसको आरओसी बढ़ा सकती है बच्चों, इसको आरओसी 3 महीने तक बढ़ा सकती है अगर चाहे तो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। कितना एक्सटेंड कर सकती है? 3 मंथ्स के लिए। तो 15 की बजाय कितना हो जाएगा आपके पास? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड कितना हो जाएगा? 3 महीने के लिए। बात समझ में आ गया? तो ये एजीएम के बारे में हमने थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा की। आई होप आपको बहुत समझ में इसमें आया होगा। बाकी कंपनी लॉ के लिए, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, कारपोरेट अकाउंटिंग के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और ऑडिटिंग के लिए तो है ही है, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि एजीएम में क्या होता है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो एजीएम में रिपोर्ट रखी जाती है। एजीएम में क्या रखी जाती है? रिपोर्ट रखी जाती है। क्या रखी जाती है? रिपोर्ट, ठीक है। एजीएम में रिपोर्ट रखते हैं। रिपोर्ट कौन रखते हैं? रिपोर्ट डायरेक्टर रखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है, और ऑडिटर के थ्रू रिपोर्ट रखी जाती है। ऑडिटर रिपोर्ट रखता है किस में? एजीएम में। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट रखते हैं एजीएम में, किसके लिए रखते हैं? शेयर होल्डर के लिए, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हमने कर लिया, आगे हम लोग और इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।
ठीक है। और अगली क्लासों में हम लोग देखेंगे कि ऑडिटिंग के कुछ जो चैप्टर हैं उन चैप्टर पे एनालिसिस करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में। आज थोड़ा सा हमने डेफिनेशंस पर प्रकाश डाल दिया, जो लगभग आने के चांस ज़्यादा रहते हैं उनको हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।